उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के लोग और अर्थव्यवस्था क्लास 12 के एमसीक्यू। और ये पार्ट 1 रहने वाला है। और ये एमसीक्यू आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। एनबीएस, केबीएस, DSSB, स्कूल लेक्चरर और ख़ास तौर पर लैब असिस्टेंट के लिए। और लैब असिस्टेंट की भर्ती राजस्थान में निकली हुई है। और आप सभी के लिए ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक मजबूत आधारशिला का निर्माण करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बने रहिए अंत तक। मैं हूं डॉक्टर कृष्णकांत, के सर, ज्योग्राफी 0 से रैंक तक। और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो देखिए, भारत वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास के अकॉर्डिंग अभी भी चीन के बाद भारत द्वितीय स्थान रखता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं अगर हम करंट की बात करें तो वर्तमान में भारत का स्थान प्रथम हो जाता है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर हो जाएगा 17%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है। देखिए, अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था पिछले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसका आंसर तो हो जाएगा बी। यदि ऑप्शन क्वेश्चन मिलता है आपको वर्तमान में, क्वेश्चन मिलता है वर्तमान में, जब तक ये शब्द नहीं मिले आपको उस क्वेश्चन को वर्तमान नहीं मानना है। अगर क्वेश्चन मिले भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है तो आंसर सेकंड ही होगा। यदि क्वेश्चन मिले वर्तमान में भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान है तो उस समय फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक वर्तमान नहीं मिले तब तक उस क्वेश्चन को आपको पुराना ही मानना है और दूसरा आंसर ही लगाना है। वर्तमान का मतलब हो गया कि ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि वर्तमान में भारत प्रथम स्थान रखता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो आसान सा आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। विश्व की भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ध्यान रखिए, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और सबसे कम सिक्किम। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो अभी मैंने बताया था, आंसर हो जाएगा सिक्किम। आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। वहीं सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन हमारा यहीं से आता है कि सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा है बिहार का और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। तो आंसर सर्वाधिक बिहार, न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन फॉर यू। और आपके आंसर का वेट रहेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, 121 करोड़, 135 करोड़, 150 करोड़। देखिए, बात 2011 की जनगणना के अनुसार की है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आंसर होगा 121 करोड़। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है 1202, 1210 मिलियन, 1210 मिलियन। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना 1210 मिलियन। अगर इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं तो 1210 मिलियन भी सही होगा। मान लो क्वेश्चन ऑप्शन हुए 102 करोड़, 1210 मिलियन, 135 करोड़, 150 करोड़, तो आंसर हो जाएगा आपको 1210 मिलियन। तो आपको ये वाला आंकड़ा भी ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में यही वाला आंकड़ा आपको दे रखा है 1210 मिलियन। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए, जनसंख्या जो वृद्धि होगी उसका उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये दोनों ही आंसर होंगे। क्योंकि जन्म दर
मान लो जन्म दर 10 है और मृत्यु दर 2 है, तो 8 की जनसंख्या वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जन्म दर भी 10 है और मृत्यु दर 9 है, उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है, तो 1, तो जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से नहीं होगी, एक धीमी गति से होगी। तो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हो जाएगा दोनों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? जलवायु, भूमि, संसाधन, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या वितरण असमान क्यों है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि जलवायु, क्योंकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है और जो मनुष्य है वो हमेशा अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है। किस प्रकार की? अनुकूल जलवायु में रहना पसंद करता है और इसीलिए जनसंख्या वितरण को जलवायु प्रभावित करती है। अगर मनुष्य मनुष्य अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ही रहेगा, मान लो ऐसे जलवायु क्षेत्रों को छोड़ देता है जहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, जैसे एक्सट्रीम, या ये कहें कि जहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती है या हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर इंसान रहना पसंद नहीं करेगा, या ऐसा स्थान जहाँ पर तापमान अधिकतम हो जाता है, वहाँ भी इंसान नहीं रहेगा। तो अनुकूल जलवायु में मानव रहना पसंद करता है। सेकंड, भूमि, तो देखिए उपजाऊ भूमि उपजाऊ होगी, क्योंकि भूमि क्यों चाहिए? कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए, फसल पैदावार करने के लिए। तो यहाँ पर उपजाऊ कृषि होगी, वहीं पर कृषि होगी, इसीलिए भूमि कैसी चाहिए हमें? उपजाऊ। इसीलिए भूमि भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। संसाधन, काम करने के लिए उपलब्ध संसाधन, इसके अलावा जल भी एक संसाधन है। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो जहाँ जल मिलेगा, क्योंकि जल सिंचाई के लिए आवश्यक है, जल नियमित कार्यों के लिए आवश्यक है, तो जहाँ जल होगा वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। जहाँ की भूमि अब उपजाऊ अधिक होगी वहाँ जनसंख्या निवास करेगी, और जहाँ अनुकूल जलवायु होगी वहाँ जनसंख्या निवास करेगी। तो इंसान ऐसे क्षेत्रों को छोड़ देता है जहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, जहाँ भूमि का उपजाऊपन नहीं है या भूमि बंजर है, और जहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता नहीं होती। तो भारत का जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, उसके सभी कारण है डी, उसका कारण हो जाएंगे डी। तो भारत में जनसंख्या का असमान वितरण सभी के कारण है, जलवायु, भूमि और संसाधन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, दक्कन पठार। देखिए घनी आबादी का मतलब है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में मिलती है। घनी का मतलब है ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गंगा का मैदान। बी गंगा का मैदान, क्योंकि गंगा का मैदान उपजाऊ है, मतलब यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तो खेती अधिक हो सकती है। जल की आपूर्ति अच्छी है, जल आपूर्ति, क्योंकि गंगा नदी यहीं से प्रवाहित होती है और गंगा नदी के द्वारा लाए गए निक्षेपण से ही ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये मैदान है, गंगा का मैदान ये बना है। तो जल भी है, संसाधन भी है, ठीक है। और समतल मैदान है, समतल क्षेत्र, मतलब उच्चावच कैसा है? समतल, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। ये कारण है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, जिसमें उच्चावच का मतलब होता है कि ऊबड़ खाबड़ या पर्वत पठार मैदान। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में इंसान कम रहना पसंद करता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में मनुष्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो समतल मैदान पर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में आवागमन आसान नहीं होता, जबकि समतल क्षेत्रों में आवागमन आसान होता है। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में खेती की भी समस्या होती है, जो समतल मैदान पर आसानी से की जा सकती है। तो गंगा का मैदान इन सभी कारणों की वजह से सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है? देखिए क्वेश्चन पूछा है लगभग, भारत में शहरी लगभग दिया हुआ है, तो आप लगभग में या तो कम चलेगा या ज़्यादा चलेगा। तो लगभग के अनुसार बी, 31%। वैसे बात करें तो 31.2 भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, और ऑप्शन बी लगभग एक 31%। नेक्स्ट, आश्रित जनसंख्या किस आयु वर्ग में होती है? आश्रित, तो आश्रित जनसंख्या उसे कहते हैं जो माता पिता के ऊपर निर्भर होती है, माता पिता के ऊपर निर्भर होती है। तो ऐसी जनसंख्या जो माता पिता के ऊपर निर्भर रहती है या अपने बच्चों के ऊपर निर्भर होती है ना, बच्चों के ऊपर। तो देखिए माता पिता के ऊपर कौन रहेंगे? बच्चे, और बच्चे होंगे 0 से 14 साल वाले। और बच्चों के ऊपर निर्भर कौन रहेगा? बुजुर्ग माता पिता।
तो इसमें आ जाएंगे 60 प्लस वाले, 60 प्लस वाले, तो 0 से 14 और 60 प्लस। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? तो आश्रित जनसंख्या उसे कहते हैं जो हमारे ऊपर आश्रित है, जिसमें बच्चे शामिल होते हैं और बुजुर्ग शामिल होते हैं, और बच्चे माना जाता है 0 से 14 और बुजुर्ग होंगे 60 प्लस। ये दोनों आयु वर्ग के समूह जो हैं ये आश्रित जनसंख्या में माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग में आती है? 0 से 14, 15 से 59, 60 प्लस या 5 से 15। तो देखिए कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो कार्य करने में सक्षम है, जो कार्य करने में सक्षम है। तो 0 से 14 तो बच्चे हो गए, ये तो बच्चे हो गए, तो ये तो कार्य करेंगे नहीं। 60 प्लस बुजुर्ग हो गए, ये भी काम नहीं करेंगे, और 5 से 15 भी बच्चे हैं, ये भी कार्य नहीं करते। तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आता है 15 से 59, 15 से 59, और ये आयु वर्ग है जो कार्यशील आयु जनसंख्या आयु वर्ग कहा जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या विस्फोट का कारण है? उच्च जन्म दर, कम मृत्यु दर, चिकित्सा सुधार। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट उसे कहते हैं जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, जब जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। अब तीव्र गति से जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब उच्च जन्म दर होगा, कम मृत्यु दर होगा। अब कम मृत्यु दर कब होगी? जब चिकित्सीय सुधार होगा। तो तीनों कारणों की वजह से जनसंख्या विस्फोट होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? तो जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। अब तीव्र गति से जनसंख्या कब बढ़ेगी? जब उच्च जन्म दर होगा, कम मृत्यु दर होगी, या चिकित्सा सुधार होंगे। तभी चिकित्सा सुधार होंगे, तभी तो मृत्यु दर कम होगी, और इन सभी कारणों से जनसंख्या विस्फोट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, 121 करोड़, 135 करोड़, 150 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, और यदि आप लैब असिस्टेंट, कॉलेज लेक्चरर और एनबीएस, केबीएस जैसी एग्जामों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन तलाश रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल सही है। आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन बिल्कुल टू द एनसीईआरटी, जो मैंने हुबहू एनसीईआरटी से उठाए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको लगता है, यदि आपको किसी टॉपिक की डिमांड है कि सर इस टॉपिक को करवाइए जो भूगोल से संबंध रखता है, तो मैं ज़रूर आपको उस टॉपिक को लेकर आऊँगा। इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके लिए वो टॉपिक लाने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू लाने के लिए। तो आप, उम्मीद है कि आप आपका साथ बराबर बनाए रखोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली जनसंख्या नीति कब आई? तो देखिए भारत की पहली जनसंख्या नीति की बात की जा रही है। जनसंख्या नीति क्या होती है? तो जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए एक पॉलिसी चलाई गई, वो जनसंख्या नीति कहलाई। तो जनसंख्या नीति पहली बार 1952 में आई, पहली बार 1952। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ग्रामीण से शहरी प्रवास का कारण है? देखिए ग्रामीण से शहरी प्रवास, सबसे पहले तो प्रवास क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कोई व्यक्ति है ए स्थान से बी स्थान पर गया है, ये कहलाएगा प्रवास। अब ये प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति ने स्थान बदला है तो ये वापस अपनी जगह नहीं आएगा, आ सकता है। तो ग्रामीण से शहर, कोई भी व्यक्ति जो गांव में रहता है, ये ए व्यक्ति गांव में रहता है और ये बी स्थान पर प्रवास करना चाहता है। मान लो कोई व्यक्ति अपने गांव से जयपुर जाना चाहता है, तो जयपुर क्यों जाएगा? वो शिक्षा के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा, स्वास्थ्य के लिए जाएगा, या सभी के लिए जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सभी। रोजगार की तलाश में भी जा सकता है, उच्च शिक्षा की तलाश में भी जा सकता है, और अच्छी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी जा सकता है, क्योंकि गांव के अंदर इन सभी चीज़ों की कमी होती है। गांव के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं तक के स्कूल मिलेंगे। अब 12वीं से आगे आपको उच्च शिक्षा के लिए किसी ना किसी शहर में जाना पड़ेगा, मतलब ग्रामीण से शहर की ओर जाना पड़ेगा। गांव में आपको रोजगार इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, तो आपको रोजगार की तलाश में भी आपको बाहर जाना होगा, तो शहरी जाना पड़ेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य, आपको डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो आपके गांव में मिल सकते हैं, लेकिन उनके पास
उच्च तकनीक की सुविधाएं नहीं होती, जैसे एमआरआई करानी है, सीटी स्कैन कराना है, एक्सरा भी निकलवाना है या कोई भी ब्लड जांच करवानी है, उसके लिए भी आपको शहर ही जाना होगा। तो सभी कारण यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट। जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है, जलवायु, मिट्टी, जल। देखिए ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। जलवायु, अनुकूल जलवायु में रहना लोग पसंद करते हैं, उपजाऊ मिट्टी होगी वहां लोग पसंद करेंगे, और जल, जहां जल उपलब्ध होगा वहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जल है तो कल है, और जल मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल जरूरी है। तो इसका आंसर सभी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। साक्षरता दर का अर्थ है पढ़ने वालों की संख्या, लिखने वालों की संख्या, पढ़ लिख सकने वालों का प्रतिशत, स्कूल संख्या। तो देखिए भारत सरकार के अनुसार 7 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है वह साक्षर कहलाता है, वह साक्षर कहलाता है। 7 साल से अधिक का व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता है साक्षर कहलाता है। तो दर पूछा है, दर मतलब होता है किसी भी जो आंकड़ा है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना, तो पढ़ लिख सकने वालों का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। उच्च साक्षरता वाला राज्य है, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, उच्च साक्षरता वाला राज्य है बिहार, केरल, राजस्थान, यूपी। तो आंसर हो जाएगा इसका केरल, आंसर हो जाएगा केरल, बी इज द करेक्ट। निम्न साक्षरता वाला राज्य है केरल, बिहार, तमिलनाडु, गोवा, आंसर हो जाएगा बी, बिहार। जनसंख्या वृद्धि मापी जाती है, अभी मैंने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, इसमें एक रह गया जनसंख्या वृद्धि दर, और दर हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है, दर हमेशा प्रतिशत में निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए भारत में शहरी जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ग्रामीण 50, शहरी 50, ग्रामीण 69, शहरी 31, ग्रामीण 80, शहरी 20, ग्रामीण 60 और शहरी 40। देखिए क्वेश्चन नंबर जो स्टार्टिंग थे 1 to 10 के मध्य में एक क्वेश्चन आया था कि भारत का शहरी प्रतिशत कितना है, जिसमें लगभग दिया हुआ था 31%, 31%, और यहाँ 31% एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। और मैंने वहाँ बताया था कि गांव की संख्या 69% है और शहर की जनसंख्या 31% है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ग्रामीण की 69% और शहरी 31% लगभग। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग कितनी है? इसका मतलब है कि भारत में एक साल के अंदर कितनी जनसंख्या, एक साल के अंदर कितनी जनसंख्या वृद्धि होती है। तो भारत की एक साल के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वह होती है 1.64। कितनी होती है? 1.64%। ध्यान रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1.64%, ये वार्षिक जनसंख्या वृद्धि है। नेक्स्ट, भारत की दशक 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत की दशकीय 10 साल के अंदर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बढ़ी? तो इसका आंसर होगा 17.64%। कितना होगा? 17.64%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि ये 17.64 किसके समीप है? 17.7 के। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ध्यान रखना दशकीय, एक है दशकीय, एक है वार्षिक, दोनों के पीछे ही 64 आ रहा है, दोनों के पीछे ही 64 आ रहा है। तो ध्यान रखना 64 तो कॉमन है, तो 17.7, 1.64, 17.64। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन सी। भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था? भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी, 1911 से 1921। इस दशक में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी, क्योंकि इस समय युद्ध, महामारी, अकाल, सभी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और इन सभी कारणों से जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो ऋणात्मक में चली गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1911 से 1921 इज द करेक्ट। भारत में जनसंख्या विस्फोट कब देखा गया?
1901 के बाद, 1921 के बाद, 1951 के बाद, 1991 के बाद। देखिए जनसंख्या विस्फोट, और जनसंख्या विस्फोट मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, तीव्र गति से बढ़ना, तीव्र गति से बढ़ना, ये होता है जनसंख्या विस्फोट, तीव्र गति से बढ़ना। कब देखा गया? अब हमने जब जनसंख्या की प्रवस्थाएं देखी थी, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें हमने 4 प्रवस्थाएं देखी थी, 1901 से 21, एक 1921 से 51, एक 51 से 81 और एक है थी 1981 से वर्तमान। तो तीसरी जो प्रवस्था थी उसमें जनसंख्या विस्फोट देखा गया, और तीसरी प्रवस्था स्टार्ट होती है 1951 के बाद। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये ध्यान रखना, ये 4 प्रवस्थाएं हैं अपनी हमारी, ये 4 प्रवस्थाएं हैं, और इन 4 प्रवस्थाओं में जो जनसंख्या का वृद्धि होना, कम होना, कारण क्या है, ये पूछे जाते हैं कई बार कि इस समय ऋणात्मक जनसंख्या देखी गई तो क्यों देखी गई, जनसंख्या विस्फोट हुआ तो क्यों हुआ, जनसंख्या विस्फोट के पीछे क्या कारण थे। इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने एक क्वेश्चन में कर दिया है। आप अगर आप यहाँ से बीच में से आपने देखा है वीडियो तो आप शुरू के क्वेश्चन देख सकते हो, वहाँ मैंने इसका अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नगरीकरण का प्रतिशत कितना है? 21, 31, 41 या 51? तो नगरीकरण बोलो या शहरी बोलो एक ही बात है। तो भारत में लगभग 31% जनसंख्या शहरी में रहती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और रोजगार। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि क्यों घटती है, जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? तो उसका कारण जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और जनसंख्या वृद्धि को सबसे ज़्यादा यदि कोई कारक प्रभावित करता है तो वो प्रवास है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो प्रवास, क्योंकि जो गांव से शहर की ओर जाने वाले व्यक्ति हैं, ये उस शहर में, जिस शहर में ये लोग जा रहे हैं वहाँ की जनसंख्या को अचानक से बढ़ा देते हैं। तो प्रवास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है जनसंख्या वृद्धि में। आप देखिए बड़े बड़े शहर, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, ये जो शहर हैं, खास करके मुंबई, दिल्ली, इनकी जो लोकल जनसंख्या है वो तो बहुत कम है, लेकिन और दूसरे राज्यों से, गांव से निकलकर जो लोग आए हैं उन्होंने यहाँ की जनसंख्या को बढ़ा दिया है। तो वे सब लोग क्या कहलाए? प्रवासी। तो प्रवास जो है वो जनसंख्या वृद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर क्वेश्चन आए जनसंख्या वृद्धि को सर्वाधिक कौन सा कारक या कौन सा घटक प्रभावित करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रवास। विश्व में सर्वाधिक भाषाई समूह कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक भाषाई समूह कौन सा है? इंडो तिब्बत, द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, ऑस्ट्रेंशियन। तो इसका हो जाएगा इंडो तिब्बत। इसका आंसर हो जाएगा इंडो तिब्बत। ऑप्शन इज द करेक्ट। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा आयु वर्ग है 10 से 19, 15 से 29, 20 से 35, 15 से 24। तो एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये युवा वर्ग में आते हैं 15 से 29। युवा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा नीति युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं के अंदर कौशल का विकास करना और युवाओं को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान करना। तो उपयुक्त सभी इज द करेक्ट। तो आंसर डी इज द करेक्ट। किशोर आयु वर्ग माना जाता है 5 से 10, 10 से 19, 15 से 25 और 20 से 30। तो किशोर आयु वर्ग 10 से 19। ध्यान रखना, युवा 15 से 29, युवा 15 से 29 और किशोर 10 से 19। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। किशोर आयु वर्ग 10 से 19 है और युवा 15 से 29 आयु वर्ग है। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको क्लियर कर लेना, किशोर किस में आएगा और युवा किस में आएगा। ठीक है, तो 35 का हो जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है? हिंदू, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन। हमें यहाँ से युग्म देखकर पहचानना है कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म की है। तो भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म के लोगों की है, सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोगों की है। और हिंदू तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो कट जाता है। हिंदू हमारे पास ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो या तो हिंदू जैन होगा या हिंदू मुस्लिम होगा। तो
हिंदुओं के बाद अगर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मुस्लिम की है, तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन ए, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और सबसे कम जैन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना, हिंदू और जैन। क्वेश्चन नंबर 37, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो देखिए, श्रमिक जो हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सीमांत श्रमिक होता है, एक होता है मुख्य श्रमिक। एक कौन सा होता है? मुख्य श्रमिक। और एक होता है अश्रमिक। अश्रमिक अश्रमिक यहाँ पूछा है सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो सीमांत श्रमिक ऐसे श्रमिक होते हैं जो 6 महीने से कम काम करते हैं, 6 महीने से कम काम करते हैं। और मुख्य श्रमिक उन्हें कहते हैं जो 6 महीने से अधिक काम करते हैं। और अश्रमिक जो किसी प्रकार का कार्य नहीं करे, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ये अश्रमिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 महीने और 6 महीने से अधिक। अब बात करें 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में दिन होते हैं 183। एनसीईआरटी में आपसे दिन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि दिन कितने। तो सीमांत श्रमिक उन्हें भी कहते हैं जो 183 से कम काम करते हैं, 183 दिन से कम काम करते हैं, सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। ध्यान रखना, सीमांत श्रमिक 183 दिन से कम काम करेंगे, जबकि जो मुख्य श्रमिक होंगे, कौन होंगे? मुख्य श्रमिक होंगे, ये 183 दिन से अधिक काम करेंगे। तो ऐसे श्रमिक जो 183 दिन से अधिक कार्य करते हैं मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। ये कई बार जहाँ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पूछ लिया जाता है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य श्रमिक जो ऐसे श्रमिक जो 6 महीने या 183 दिनों से अधिक कार्य करते हैं मुख्य श्रमिक कहलाते हैं, जबकि सीमांत श्रमिक 6 महीने से कम काम करते हैं या 183 दिनों से कम काम करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सर्वाधिक श्रमिक किस सेक्टर में कार्यरत है? उद्योग, सेवा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए, भारत जो देश है, भारत देश है, ये भारत की जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि कार्य सर्वाधिक किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक श्रमिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन फॉर यू, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? जो पूरे वर्ष काम करता है, जो 6 महीने से कम काम करते हैं, जो 6 महीने या उससे अधिक काम करते हैं, या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर अभी 37 मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, और 183 दिन से कम है या ज़्यादा है, 6 महीने से कम है या ज़्यादा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं मानव बस्तियों से संबंधित एमसीक्यू। और एमसीक्यू मानव बस्ती जो चैप्टर है उसका पहला एमसीक्यू है, मानव बस्ती का अर्थ है जंगल जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं, उद्योग क्षेत्र या खेत। तो मानव बस्ती का अर्थ होता है जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां मानव निवास करते हैं मानव बस्ती कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां मानव निवास करता है मानव बस्ती कहलाता है, जहां लोग स्थायी रूप से रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, बस्तियों के मुख्य प्रकार होते हैं ग्रामीण और शहरी, पहाड़ी और मैदानी, स्थायी या अस्थायी, और या छोटे या बड़े। तो बस्तियों के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 2, या तो बस्तियां शहरी होंगी या ग्रामीण होंगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। ग्रामीण बस्ती का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत अभी मैंने बताया था कि भारत की जनसंख्या गांव में निवास करती है, भारत को गांव का देश कहा जाता है, और गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो कृषि कार्य किया जाता है वह कृषि कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। शहरी बस्ती का मुख्य आधार क्या है? खेत, उद्योग और सेवाएं, पशुपालन, वानिकी। तो शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा उद्योग और सेवाएं, शहरी के अंदर उद्योग और सेवाएं। तो शहरों का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? उद्योग और सेवाएं, क्योंकि एक बेसिक अंतर होता है शहरों के अंदर और गांव के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्रियाकलाप अधिक देखने को मिलता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि कार्य देखने को मिलता है, क्योंकि गांव में खेती होती है जबकि शहरों में खेती नहीं हो सकती।
तो खेतों का स्थान किसने ले लिया है? उद्योग और सेवाओं ने, द्वितीय क्रियाकलाप ने और तृतीय क्रियाकलाप ने। तो शहरी बस्ती का मुख्य आधार हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बस्ती के विकास का मुख्य कारण है। बस्ती विकास क्यों करेगी? जल उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, सुरक्षा या सभी? बस्ती के विकास का कारण है जल उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, सुरक्षा। अगर मानव को निवास करना है, मानव समूह के रूप में जिस जहाँ रहता है उसे बस्ती कहते हैं, और उस बस्ती का विकास का कारण क्या है? वहाँ पर जल की उपलब्धता, क्योंकि पेयजल और खेती के लिए जल, दोनों के लिए जल की उपलब्धता होना जरूरी है। उपजाऊ भूमि, पैदावार करने के लिए उपजाऊ भूमि की जरूरत है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी बस्ती का निर्माण होता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति को कहीं ना कहीं जंगली जानवरों से खतरा रहता है, या कुछ असामाजिक जो तत्व होते हैं उनसे भी खतरा होता है। तो बस्ती के विकास में सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बस्ती के विकास का मुख्य कारण क्या है? जल उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, सुरक्षा, सभी। अगर इन सभी ऑप्शन में से सभी हटा दिया जाए और कुछ अदर ऑप्शन डाल दिया जाए, तो जो बस्ती के विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वह कारक होगा जल उपलब्धता। ध्यान देना, मैंने बात की है कि इस ऑप्शन को हटा दें, इस ऑप्शन को कर दें, और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहाड़, हम यहाँ लिख देते हैं पहाड़। ठीक है। अब इनमें सबसे ज़्यादा जो बस्ती को विकास को प्रभावित करेगा ऑप्शन हो जाएगा जल उपलब्धता। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बस्ती के विकास को सबसे ज़्यादा अधिक कोई कारक प्रभावित करता है तो वो जल की उपलब्धता है। ध्यान रखिएगा। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इन दोनों को इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, सघन बस्ती पाई जाती है। सघन बस्ती का मतलब है कि घरों के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। तो उपजाऊ मैदान में, पहाड़ों में, मरुस्थल में, जंगल में, तो सघन बस्ती पाई जाएगी उपजाऊ मैदानों में, जहां जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, उपजाऊ मैदान में। तो आंसर ए इज द करेक्ट। विरल बस्ती पाई जाती है मैदान में, रेगिस्तान में, नदी घाटी में या शहरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तान में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। रेखीय बस्ती विकसित होती है सड़क के किनारे, पहाड़ पर, जंगल में, खेत में। तो रेखीय बस्ती देखिए, सड़कों के किनारे, ये सड़क है, इन सड़क के किनारे पर जो घर बनेंगे ये रेखीय बस्ती के उदाहरण होंगे। ये रेखीय बस्ती के उदाहरण होंगे क्योंकि एक रेखा के रूप में इनका विकास होता है। इसके अलावा यदि कोई नदी प्रवाहित होती है तो नदी के आसपास जो घर बनते हैं ये भी एक रेखीय बस्ती के उदाहरण होते हैं। तो ध्यान रखिए, रेखीय बस्ती हमेशा सड़क के किनारे, नदी के किनारे या नहर के किनारे विकसित होते हैं। पटरी के किनारे तो रेखीय बस्ती विकसित होती है, क्योंकि उस रेखीय जो पटरी है, रेलवे पटरी, उसके पास एक रेखा के रूप में विकसित होते रहते हैं। तो सड़क के किनारे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, पल्लीकृत बस्ती का अर्थ है। पल्लीकृत एक बड़ा गांव, छोटे छोटे समूहों में बसा गांव, शहर या अस्थायी बस्ती। तो पल्लीकृत बस्ती ऐसी उस बस्ती को कहते हैं जो गांव से कुछ घर थोड़ी सी दूरी पर जाकर बस गए हों। तो छोटे छोटे समूहों में बसा गांव, क्योंकि कुछ 10 से 12 लोग का एक समूह एक अलग स्थान पर जाकर बस गया, चाहे वो खेत हो या कुछ अन्य एक्टिविटी हो, वहाँ के उस समूह के पास जाकर बस गया, और 10-15 कैंडिडेट दूसरी दिशा में जाकर बस गए, तो वह गांव छोटे छोटे समूहों में बस जाएगा, जिन्हें एक तरह से हम पल्ली भी कहते हैं। पल्ली का मतलब है छोटा समूह। 10 से 15 घरों का एक समूह पल्ली कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे समूहों में बसा गांव। नेक्स्ट, परिक्षेपित बस्ती में घर होते हैं पास बिखरे हुए गोलाकार सड़क किनारे। तो परिक्षेपित बस्ती में घर बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, एक दो घर यहाँ मिलेंगे, फिर 50-100 मीटर दूर बाद मिलेंगे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घर बिल्कुल बिखरे हुए रहते हैं, जिन्हें परिक्षेपित बस्ती कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में, जब मैं बात कर रहा हूँ पहाड़ी क्षेत्र में, हमें यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है कि टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र में निवासित जो स्थायी लोग हैं, जो इंटीरियर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, उन क्षेत्रों की बात की जा रही है, और वहाँ पर हमेशा बिखरे हुए घर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो परिक्षेपित बस्ती में घर होते हैं बिखरे हुए। नेक्स्ट,
सघन बस्तियां सामान्यतः पाई जाती हैं। तो सघन बस्तियां जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है उपजाऊ मैदानों में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, पन्ना, नाड़ा, नगला आदि किसके उदाहरण हैं? सघन बस्ती के, पल्लीकृत के, या परिक्षेपित के, या शहरी बस्ती के? तो मैंने अभी बताया था कि छोटे छोटे समूहों में जब गांव बस जाता है, 10-15 घरों का समूह, जो परिवार का समूह होता है, उसे पल्ली कहते हैं। तो पन्ना, नाड़ा, नगला ये पल्लीकृत बस्ती के उदाहरण है। कौन सी के हैं? पल्लीकृत बस्ती के उदाहरण है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बस्ती के विकास का मुख्य कारण है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बस्ती के विकास का मुख्य कारण क्या है? जल उपलब्धता, उपजाऊ भूमि, सुरक्षा, या सभी? नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन फॉर यू, ग्रामीण बस्ती का मुख्य कार्य क्या है? उद्योग, कृषि, व्यापार, परिवहन। और देखिए क्वेश्चन फॉर यू, इन बीच बीच में क्वेश्चन पूछने का जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि क्या आप उस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो? क्या आपको जवाब देते समय यदि पीछे जाने की आवश्यकता है तो मतलब आपका ध्यान अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं है, और यदि आप बिना पीछे गए जवाब दे रहे हो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, आपका दिमाग आप स्थिर है और आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो जो लक्ष्य आपने ठाना है। तो इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या दर्शाता है? कुल कृषि भूमि, एक बार बोया गया क्षेत्र, 2 बार बोया गया क्षेत्र, या प्रति भूमि? तो दोस्तों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र होता है ऐसा क्षेत्रफल जहां पर कम से कम एक वर्ष में एक बार खेती की गई है, या जितनी ज़मीन पर खेती की गई है। तो आंसर हो जाएगा एक बार बोया गया क्षेत्र। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र एक बार बोया गया क्षेत्र कहलाता है, तो ऑप्शन बी। भारत में सर्वाधिक भूमि का उपयोग किस कार्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक भूमि का उपयोग वन, कृषि, उद्योग, आवास। तो भारत में मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो भारत का सर्वाधिक भूमि का उपयोग है वो कृषि क्षेत्र में ही होता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। कृषि संसाधन का सबसे बड़ा दबाव किस कारण है? भूमि संसाधन का सबसे बड़ा दबाव किस कारण है? जनसंख्या वृद्धि, वर्षा, पर्वत, नदियाँ। तो जनसंख्या वृद्धि, वर्षा, पर्वत, नदियाँ। तो भूमि संसाधन का सबसे बड़ा दबाव आता है जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि जब सबसे ज़्यादा होती है तो भूमि संसाधन पर दबाव भी उतना ही बड़ा होता है, तो जनसंख्या वृद्धि आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि उत्पादन में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो क्रांति लाई गई वह हरित क्रांति कहलाती है। और इस हरित क्रांति का जो प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं की खेती पर पड़ा। चावल और गेहूं के उत्पादन में हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर हो गए, और चावल और गेहूं जो कि हरित क्रांति से पहले हमें दूसरे देशों से मंगवाना पड़ता था, अब वह स्थिति खत्म हो गई, और हरित क्रांति के बाद चावल और गेहूं के उत्पादन में हम लगभग आत्मनिर्भर बन गए। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? अभी मैंने बताया था कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? जिस फसल पर पड़ा उसमें हम आत्मनिर्भर बन गए। तो ऑप्शन ए गेहूं, जूट, चाय, या कपास? तो ऑप्शन ए गेहूं और एक चावल, इन दोनों में हम आत्मनिर्भर हो गए थे। तो यहाँ ऑप्शन ए में गेहूं दे रखा है, चावल ऑप्शन में कहीं है नहीं है, तो गेहूं आंसर हो जाएगा। यदि चावल दिया होता तो गेहूं और चावल दोनों ही आंसर सही माने जाते। नेक्स्ट, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल कौन सी है? खाद्यान्न फसल का मतलब है खाई जाने वाली फसल, और आंसर हो जाएगा चावल। चावल के बाद जो दूसरी सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल है वह हो जाएगा गेहूं। सर्वाधिक चावल खाए जाते हैं, उसके बाद गेहूं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? देखिए खरीफ फसल कब बोई जाती है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि 3 प्रकार की फसल होती हैं। रबी, एक होती है खरीफ, और एक होती है जायद। अब देखना,
अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, तो आज के बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले रबी की। तो देखिए, रबी दो शब्द का है, दो अक्षर से बना हुआ है रबी। और रबी की फसल, ये होली भी होली दो अक्षर का है। तो रबी की फसल होली से पहले बोई जाती हैं। कब बोई जाएंगी? होली से पहले, मतलब सर्दियों में। सर्दियों में कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की फसल। अब देखिए खरीफ। खरीफ, ये खरीफ 3 अक्षर का है। और इधर दिवाली, इधर दिवाली भी 3 का है। तो खरीफ की जो फसल है वह दिवाली से पहले बोई जाती है। और दिवाली से पहले क्या आती है? वर्षा ऋतु। दिवाली से पहले क्या आती है? वर्षा ऋतु। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। तो दिवाली से पहले, होली से पहले। दिवाली से पहले कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की। और होली से पहले कौन सी बोई जाएगी? रबी की फसल। तो खरीफ फसल कब बोई जाएगी? वर्षा ऋतु से पहले। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। और जायद की फसल कब बोई जाती है? रबी और खरीफ की ऋतु के मध्य का जो समय होता है वहाँ पर जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें ककड़ी, खीरे, तरबूज ये सब बोए जाते हैं। तो खरीफ फसल कब बोई जाएगी? वर्षा ऋतु में। शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? तो नाम से ही स्पष्ट है, शुष्क कृषि। शुष्क कृषि ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कम वर्षा होती है, तो शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। भारत में सबसे अधिक सिंचाई का साधन है नहर, कुआं, टैंक, झील। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई का जो माध्यम है वह कुआं या ट्यूबवेल्स हैं। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुआं और ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट, भूमि सुधार का उद्देश्य है उद्योग बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना या जनसंख्या घटाना। तो भूमि सुधार का जो उद्देश्य है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार लाए गए, जिससे कि हमारा कृषि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन जाएं। तो भूमि सुधार का जो उद्देश्य है वह है कृषि उत्पादन को इंक्रीज करना। किसको? कृषि उत्पादन को। नेक्स्ट, बागान कृषि का उदाहरण है। तो सबसे पहले समझते हैं बागान कृषि। बागान कृषि बड़े भूभाग पर की जाती है, बड़े भूभाग पर की जाती है और एक ही प्रकार के पौधे के साथ की जाती है। जैसे कि बड़े भूभाग पर लगभग 50 से 60 हेक्टेयर का एक ही भूभाग होगा जिस पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाएगी, उस खेती को कहा जाता है बागान कृषि। और बागान कृषि का यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है वह है चाय। चाय बागाती कृषि का उदाहरण है। तो चाय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, एक क्रांति आई थी हरित क्रांति, और इस हरित क्रांति का उत्पादन है कृषि से। कृषि से, क्योंकि कृषि कैसी होती है? हरे, तो ग्रीन। श्वेत क्रांति का मतलब सफ़ेद, और सफ़ेद क्या होते हैं? दूध। सफ़ेद क्या होता है? दूध। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। और दूध उत्पादन में भी इस क्रांति के बाद भारत आत्मनिर्भर सा हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। समय समय पर प्रत्येक फसल के लिए एक क्रांति लाई गई और उन क्रांतियों के बाद लगभग उन फसलों का उत्पादन बढ़ा, कुछ का आशानुरूप नहीं बढ़ा, कुछ का आशानुरूप बढ़ा। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। क्वेश्चन आ सकता है, श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। नेक्स्ट, मिश्रित कृषि का अर्थ है केवल फसल, फसल प्लस पशुपालन, केवल पशुपालन या वन। तो ऐसी फसल जिसके साथ फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, ऐसी खेती जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, कृषि योग्य प्रति भूमि क्या है? कृषि योग्य प्रति भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन वर्तमान में खाली पड़ी हुई है, उस पर किसी प्रकार की खेती नहीं होती, उसे कहा जाता है कृषि योग्य प्रति भूमि। तो ऑप्शन बी, कुछ समय के लिए खाली भूमि। कृषि योग्य है ये खाली भूमि लेकिन अभी खाली छोड़ी गई है, ठीक है, तो कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को कृषि योग्य प्रति भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। किसान कॉल सेंटर सेवा कब शुरू की गई? देखिए, एनसीईआरटी के अंदर
जो कृषि वाला चैप्टर है उसके अंदर एक बॉक्स बना हुआ है और वहाँ ये किसान कॉल सेंटर दिया हुआ है, किसान पोर्टल के नाम से दिया हुआ है। और किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत है वो 2004 में की गई। कब की गई? 2004 में की गई। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 2004। और किसान कॉल सेंटर के लिए 1551 का एक फ्री टोल फ्री नंबर है जहां पर समस्त प्रकार की किसानों से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो 1551 को जो किसान कॉल सेंटर है वहां पर 1551 पर फोन कर किसान से संबंधित जो भी समस्या है आप वहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हो। तो किसान कॉल सेंटर की शुरुआत 2004 में की गई और टोल फ्री नंबर दिया गया 1551 1551। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया किसान कॉल सेंटर केसीसी का टोल फ्री नंबर क्या है। अभी मैंने आंसर बताया था, तो इसका आंसर आप लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो आप ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना भाग मीठा जल है? देखिए, हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जल है, लेकिन कोई काम का नहीं है, यह जल ज़्यादातर खारा है। तो पृथ्वी पर लगभग केवल 2.5% मीठा जल है जो पीने योग्य है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग कितना भाग मीठा जल है? ये 2.5%। कभी कभी ऑप्शन में दिया होता है 3% से कम, 3% से कम। तो 3% से कम भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3% 2.5 होता है, 3% से कम का मतलब 2.5 भी 3% से कम होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन कैसे भी बदले जा सकते हैं। तो लगभग 2.5% जो जल है वो मीठा जल है। नेक्स्ट, भूजल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? उद्योग में, घरेलू में, सिंचाई में या बिजली में? तो भूमि के अंदर जो जल है उसका उपयोग ट्यूबवेल या कुएं के माध्यम से जो जल को बाहर निकाला जाता है, और उस जल का उपयोग सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, जल संकट का मुख्य कारण है अधिक वर्षा, जनसंख्या वृद्धि, नदियां या हिमालय? तो जल की डिमांड क्यों हो रही है? क्योंकि जल हमें सिंचाई के लिए चाहिए और जल हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए चाहिए। और तो अधिक वर्षा जल संकट नहीं हो सकता। अधिक वर्षा से क्या होगा? बाढ़ आएगी, और बाढ़ से जल संकट नहीं आएगा। नदियां, हिमालय ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जल संकट कैसे आएगा? जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों को जल जरूरी है, जल मूलभूत आवश्यकता है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जल संकट आ सकता है, जल संकट आ सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, जनसंख्या वृद्धि जल संकट का मुख्य कारण है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? गंगा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा? जल्दी से जल्दी आप बताइए, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? गंगा, सतलज, गोदावरी, नर्मदा? आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात? टिहरी बांध उत्तराखंड। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, केरल, असम, पंजाब? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात में इस नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो इस घाटी परियोजना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय है, जल संरक्षण करना है हमें। अब जल बर्बाद करना, तो देखो जल संरक्षण, जल बर्बाद करना नहीं होगा। वर्षा जल संचयन बिल्कुल होगा। तो जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? जो वर्षा का जल है उसको आप सुरक्षित कर लीजिए, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। आप आपके जो पहली बरसात है उसके बाद छतों को साफ कर कर बरसात के माध्यम से उस जल को आप टैंक में स्टोरेज कर लीजिए और उसका उपयोग आप घरेलू कार्यों में कर सकते हो। तो जल संरक्षण का सबसे सरल उपाय हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सतत जल प्रबंधन का अर्थ है
देखिए, एक होता है सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है हमें संसाधनों का उतना प्रयोग करना चाहिए जितनी की जरूरत हो, ताकि शेष बचे हुए संसाधन का उपयोग हमारी पीढ़ी कर सके। और यहाँ पूछा है सतत जल प्रबंधन, मतलब भविष्य के लिए जल को बचाना। सतत का शब्द आते ही इंडिकेट करेगा भविष्य की इसमें चिंता व्यक्त की गई है। तो भविष्य के लिए जल बचाना, और भविष्य के लिए जल तभी बचेगा जब जल को हम दक्ष प्रबंधित करेंगे, जल का संरक्षण करेंगे, जल का संचयन करेंगे। तो सतत जल प्रबंधन का अर्थ हो जाएगा भविष्य के लिए जल बचाना। ऑप्शन ए। जल संभर प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संभर प्रबंधन कहा जाता है जल का दक्ष प्रबंधन करना, जल को व्यर्थ बहने से रोकना, यह कहलाता है जल संभर प्रबंधन। जल को व्यर्थ बहने से रोकना, जल का दक्ष प्रबंधन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जल संरक्षण बिल्कुल होगा, भूमि क्षरण को रोकना, भूमि अपरदन को रोकना होगा, कृषि में सुधार लाना बिल्कुल होगा। तो उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, भूमि अपरदन को रोकना और कृषि में सुधार लाना, ये सभी आंसर हो जाएंगे। ये जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? तो नीरू मीरू, नीरू मीरू, नीरू मीरू का अर्थ होता है जल और आप। क्या होता है? जल और आप। नीरू का मतलब जल, मीरू का मतलब आप। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो की गई थी वह की गई थी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, अरवारी पानी संसद किस राज्य में स्थित है? यह अरवारी पानी संसद भी एक प्रोग्राम है जो राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ से किया गया? अलवर। ध्यान रखना, दोनों ही आ सकते हैं। अरवारी पानी संसद की शुरुआत कहाँ से हुई? अलवर। अलवर कहाँ है? राजस्थान में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अरवारी पानी संसद किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, अलवर। नेक्स्ट, अरवारी पानी संसद किससे संबंधित है? तो अरवारी पानी संसद नाम से ही है पानी, मतलब जल प्रबंधन से। अरवारी पानी संसद का संबंध किससे है? जल प्रबंधन, मतलब जल को संरक्षित करना, जल का संचयन करना। और जल का संचयन करने के लिए अलवर के अंदर अरवारी पानी संसद की स्थापना की गई, जिसमें जल का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? हरियाली कार्यक्रम ये केंद्र सरकार के द्वारा जल संरक्षण के संदर्भ में चलाया गया। हरियाली कार्यक्रम जो शुरुआत की गई वो जल और भूमि संरक्षण के लिए की गई, और ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा की गई। तो हरियाली कार्यक्रम का संबंध भी किससे हो जाएगा? जल और भूमि संरक्षण से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हरियाली कार्यक्रम किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो ध्यान रखिए, हरियाली कार्यक्रम केंद्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम है, और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में स्थित है? जहां हम सिंचाई के लिए पाइपों का इस्तेमाल किया करते हैं, वहीं मेघालय राज्य में बांस जो है होते हैं उनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, और उसमें ड्रिप इरिगेशन होता है, बूंद बूंद उस पौधे की जड़ों तक पहुंचाई जाती है, और यह जो किया जाता है वह मेघालय राज्य में प्रचलित है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट, जैसलमेर में खड़ीन प्रणाली किससे संबंधित है? तो जैसलमेर में जो खड़ीन बनाए जाते हैं वो जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, और जल संरक्षण जो खड़ीन में जल संरक्षित किया गया उसका उपयोग खेती में किया जाता है। तो जल संरक्षण व खेती के लिए खड़ीन प्रणाली संबंधित है, और ये खड़ीन प्रणाली है कहाँ की? तो जैसलमेर की। और जैसलमेर है कहाँ? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। टांका किस राज्य की विशेषता है? ये टांका भी, ये जो ये टांका है ये भी जल संरक्षण की एक विधि है। किसकी? जल संरक्षण की एक विधि है, और ये जल संरक्षण की विधि भी टांका कहाँ है? राजस्थान में प्रचलित है। टांका टैंक जिसे बोलते हैं, घरों के अंदर जो बनाए जाते हैं टांका टैंक, ठीक है। तो ये भी राजस्थान की राज्य की विशेषता है। टांके किस राज्य की? राजस्थान की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। वर्षा जल संचयन का उपयोग किस में होता है? वर्षा के जल का उपयोग है वह किस में करेंगे हम? वर्षा जल संचयन, हमने जो वर्षा का जल इकट्ठा किया है उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं, या किस किस चीज़ में उसका उपयोग होता है? घरेलू कार्य, सिंचाई, भूजल, या उपयुक्त सभी।
और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए मैंने आपको बता दिया है क्यों पूछे जाते हैं, और उम्मीद है कि आप सभी को ये एक बड़ी लंबी क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने सभी इन क्वेश्चन को सीरियसली लिया होगा और आप इन्हें याद कर लेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। आगे इस बुक का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें शेष रहे हुए क्वेश्चंस को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना और इस चैनल को शेयर करते रहना। के सर ज्योग्राफी 0 से रैंक तक।